हेलो बच्चों, तैयारी तो अच्छे से कर ही रहे होंगे क्योंकि समय अब बहुत ज़्यादा तो बचा नहीं है, फिर भी अभी है समय। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरा तीसरा सेट है। इससे पहले 2 सेट शेयर कर चुके हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। ये तीनों सेट मिला करके ऑब्जेक्टिव का कुल 90 क्वेश्चन हो जाएगा। ये 90 क्वेश्चन का अगर अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट जाना चाहिए। सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला टच हो ही जाएगा अगर ये तीनों सेट का 90 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो। और एक बात और ध्यान में रखने वाली है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद का जो सेट रहेगा वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला सेट रहेगा, इसलिए चैनल पे बने रहना है। आगे आज का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि 140 का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर x इंटू 5 इंटू 7 के रूप में है तो x का मान होगा। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड है, वो दे दिया है कि 2 का पावर x है, गुने 5 है, गुने 7 है, तो x का क्या मान होगा, यानी 2 का पावर क्या होगा। तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको 2 से पहले भाग देंगे 70 आएगा, फिर उसको 2 से भाग देंगे 35 आएगा, फिर उसको 5 से भाग देंगे तो 7 हो जाएगा। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये जो आया है उसको सब लिख देंगे। अब 2 बार आया हुआ है तो उसका हो जाएगा 2 का पावर 2। अब 5 एक बार है तो एक बार लिख दिए, 7 एक बार है तो एक बार लिख दिए। अब इसी रूप में दिया हुआ है 140 का अभाज्य गुणनखंड करके, जहां पे 2 का पावर दिया हुआ था x, और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करने से 2 का पावर आ रहा है 2। तो जहां x है उसके जगह पे आ रहा है मेरा 2। तब पूछ रहा था x का मान क्या होगा, तो x का मान हो जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF होगा। कोई भी 2 अगर क्रमागत सम संख्या लेंगे तो उसका HCF क्या होगा। तो कोई भी क्रमागत सम संख्या हमको लेना है, एक ले लेते हैं, मान लेते हैं हम 8 ले लिए, और एक दूसरा हम ले लिए 10। दोनों सम संख्या है और क्रमागत है। 8 के बाद अगला क्रमागत संख्या 10 ही होगा, क्योंकि 8 के बाद 9 आता है तो 9 तो सम संख्या है नहीं, 9 के बाद 10 होता है जो सम संख्या है। तो ये दोनों हो गया क्रमागत सम संख्या। अब ये दोनों का अगर हम HCF निकालेंगे तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हो जाएगा ये 4, फिर इसको 2 से भागा देंगे 2। 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 2, ये 3 बार है तो 3 बार लिख दिए। फिर ऐसे 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2, यहाँ 5 हो गया। ये 10 का अभाज्य गुणनखंड किए तो वो हो गया 2 गुने 5। अब ये दोनों का HCF जब निकालेंगे 8 और 10 का, तो HCF होता है जो दोनों में मिलता है। तो दोनों में सिर्फ 2 ही है जो कि दोनों में मिल रहा है, तो 8 और 10 का HCF निकालेंगे तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पूछ रहा था कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का HCF होगा, हो जाएगा 2। ये कोई भी 2 क्रमागत सम संख्या, ऐसा नहीं कि 8 और 10 हम लिए तो उसका ही HCF 2 होगा। कोई भी क्रमागत हम अगर सम संख्या लेंगे तो उसका HCF 2 ही होगा। अगर हम 6 और 8 भी लेते उसका भी HCF 2 ही होता। अगर हम 12 और 14 दोनों लगातार रहे, क्रमागत है सम संख्या, इसको भी लेते, इसका भी HCF निकाल के देखेंगे तो वो भी 2 ही आएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 है कि घात n वाले किसी बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या हो सकती है। बहुपद जो है, कोई भी बहुपद, उसका घात n अगर है तो उसका अधिकतम शून्यकों की संख्या होगा उसका n। क्योंकि अगर हम द्विघात समीकरण लिखते हैं जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, इसका जब हम निकालेंगे, जब इसका मूल निकालते हैं तो जब इसका घात अधिकतम 2 है तो इसका 2 मूल निकलता है। वैसे ही अगर कोई भी बहुपद रहेगा उसका घात जितना रहेगा, अधिकतम घात जो रहेगा उतना ही उसका शून्यक निकलेगा। तो यहाँ पे दिया है घात n वाले बहुपद, कोई भी बहुपद है जिसका घात है n,
तो इसका हो जाएगा शून्यकों की संख्या हो जाएगा n। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है यदि बहुपद kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यकों का योग 1 है तो k का मान होगा। इसका शून्यकों का योग दिया है कि 1 है, तो सबसे पहले जो बहुपद दिया हुआ है वो है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ये इसको हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पे a के जगह पे हो जाएगा k और b के जगह पे हो जाएगा x के साथ गुना में है यहाँ पे -3, तो b के जगह हो जाएगा -3 और c के जगह पे हो जाएगा 5। ए बी सी निकाल लिए। अब शून्यकों का योग दिया हुआ है 1। अगर शून्य की इसका हम अल्फा और बीटा ले लें, इसका 2 शून्य का अल्फा बीटा ले लें, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है यहाँ पे 1। अब शून्यकों का योग का होता है फॉर्मूला -b बटे ये बराबर दिया हुआ है 1। अब -b और ये दोनों का मान हम रख देते हैं। b का मान है -3, तो ये जो माइनस पहले फॉर्मूला में लगा हुआ है वो माइनस को हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद b का मान है -3, तो यहाँ रख देंगे -3 बटे ये का मान है यहाँ पे k, तो यहाँ हो जाएगा k बराबर 1 है, तो यहाँ बराबर हो गया 1। अब इसको k को 1 से जब गुना करेंगे तो ये k ही हो जाएगा और ये माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 3 और ये k है सो 1 से गुना के होकर के हो जाएगा k, तो k बराबर आ गया मेरा 3, तो यहाँ पे k का मान हो जाएगा 3। क्वेश्चन 5 है कि k के किस मान के लिए समीकरण युग्म 8x प्लस 5y बराबर 9 तथा kx प्लस 10y बराबर 15 द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ये दो समीकरण युग्म दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि k का क्या मान रखेंगे ताकि ये दोनों के द्वारा जो रेखा निरूपित होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। इसके लिए k का क्या मान होगा। तो हम जानते हैं कि प्रतिच्छेदी कब होता है, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2। ये कंडीशन अगर होगा तब दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेगा। यहाँ पे जो समीकरण युग्म दिया हुआ है वो दिया है 8x प्लस 5y बराबर 9। ये 9 को हम लेफ्ट तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा समीकरण दिया हुआ है kx प्लस 10y, यहाँ पर अभी 15 है बराबर के राइट साइड में, इसको हम लेफ्ट ले जाएंगे तो ये प्लस से उधर आके हो जाएगा -15 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 2। अब इससे हम a1 b1 c1 निकाल लेंगे और इससे a2 b2 और c2 निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से a1 हो जाएगा 8, तो यहाँ a1 बराबर हो गया 8, b1 हो जाएगा 5, b1 बराबर 5 और c1 बराबर हो जाएगा -9। फिर दूसरा समीकरण से a2 b2 और c2 ले लेंगे। यहाँ पे a2 बराबर हो जाएगा k, b2 बराबर हो जाएगा 10 और c2 बराबर हो जाएगा -15। अब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होना है, तो प्रतिच्छेद होने के लिए a1 बटे a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बटे b2 कंडीशन है मेरा। तो इसका मान रख देंगे a1 बटे a2, a1 है 8 और a2 है k, ये हो जाएगा 8/k नॉट इक्वल्स टू, प्रतिच्छेद करने के लिए कंडीशन हमको लेना है तो प्रतिच्छेद करने वाला नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा b1/b2, b1 है 5 और b2 है 10, तो 5/10। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये मेरा आ गया 8/k नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 हो गया ऊपर में, नीचे हो गया यहाँ पे 2। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये k को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k
और ये नॉट इक्वल्स टू का नॉट इक्वल्स टू रहेगा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। तो के नॉट इक्वल्स टू 16, के का यही मान हो जाएगा। तो के नॉट इक्वल्स टू 16 बी ऑप्शन में दिया है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि समीकरण 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 एवं 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। अब ये दोनों समीकरण से जो रेखा निरूपित होगा वो कैसा होगा, समपाती होगा कि समांतर होगा कि प्रतिच्छेदी होगा कि लंबवत होगा, ये निकालना है। तो इसमें भी पहले दोनों समीकरण से हम a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल के और तुलना करेंगे कि कैसा होगा। तो पहला समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0। इससे a1 मेरा हो जाएगा a1 बराबर 6, b1 बराबर हो जाएगा -2 और c1 बराबर हो जाएगा 9। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0। इससे a2 हो जाएगा मेरा 3, b2 हो जाएगा -1, y के साथ यहाँ पे -1 है गुना में, तो यहाँ -1 हो जाएगा और c2 हो जाएगा 12। अब ये दोनों समीकरण से जो रेखा निरूपित होगा वो कैसा होगा, तो वो हमको चेक करना है। तो यहाँ देखते हैं हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 निकाल के देखते हैं क्या होगा। a1 बाई a2 बराबर 6/3, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/1। अब दूसरा है निकालेंगे हम b1 बाई b2, b1 बाय b2, b1 है -2 और b2 है -1, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा 2/1। तो a1 बाई a2 भी है 2/1 और b1 बाई b2 भी है 2/1। तो अब c1 बाई c2 भी चेक करेंगे हम, c1 बाई c2 ये है 9/12, ये काटेंगे इसको हो जाएगा 3 और ये 4, ये हो गया 3/4। तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 ये दोनों बराबर है 2/1, लेकिन c1 बाई c2 जो है वो आ गया 3/4, वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, ये दोनों बराबर आया हुआ है। और ये है अगला है नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2, c1 बाई c2 जो है वो आ गया था मेरा 3/4। तो ये दोनों बराबर है लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं। तो ये दोनों समीकरण से निरूपित रेखाएं जो है वो हो जाएगा समांतर। जब ऐसा कंडीशन होता है एक a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2 है, तो ये हो जाता है समांतर रेखाएं। और जब समांतर रेखाएं होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, और जिसका हल नहीं होता है वो कहलाता है असंगत। ऑब्जेक्टिव में ये सब भी पूछ सकता है, तो ये हो जाएगा समांतर रेखाएं। क्वेश्चन 7 में दिया है कि पाई कैसी संख्या है। पाई के बारे में पूछ रहा है कि कैसा है, परिमेय है, अपरिमेय है, विषम है कि सम है। तो पाई को हम जानते हैं कि पाई होता है अपरिमेय संख्या। पाई का मान 22/7 है, वो एग्जैक्ट नहीं है, उसको माना गया है। पाई होता है अपरिमेय संख्या, इसको याद रखना है। आगे है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में निम्न में से किसका मान शून्य नहीं होना चाहिए। ये जो समीकरण दिया है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। अब इसमें से किसका मान शून्य नहीं होना चाहिए, b का, a का कि c का या d का। ये जो ABC दिया हुआ है इसमें से किसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें होता है ये का मान को 0 नहीं होना चाहिए, ये नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए ये का मान 0 नहीं होना चाहिए कि अगर ये का मान 0 हो गया तो 0 हो, ये हो जाएगा 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। और कोई भी चीज़ जब 0 से गुना होता है तो वो 0 हो जाता है, प्लस bx प्लस c बराबर 0।
यानी कि ये हो जाएगा bx प्लस सी बराबर 0। जब ये bx प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, इसमें x का अधिकतम पावर 2 बचा ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। इसलिए इसमें द्विघात समीकरण इसको होने के लिए a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा किसका मान नहीं होना चाहिए शून्य, तो a का मान शून्य नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, दिए गए आलेख के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एक आलेख दिया हुआ है, यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है। अब इस ग्राफ के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें देख रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है इस बिंदु पे। तो जब यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो कौन सा कथन सही है, कोई हल नहीं होगा। जब प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पे तो हम जानते हैं कि इसका अद्वितीय हल होता है। अगर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल होता है। अरे हम बोल रहे हैं कोई हल नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, ये गलत है। अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अनेक हल कब होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ही होता। दोनों रेखाएं अगर समपाती होता तब उसका होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। तीसरा ऑप्शन में है कि अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब जिसको कहते हैं केवल एक हल। तो जब यहाँ पे एक जगह पर दोनों प्रतिच्छेद किया है एक बिंदु पर, तो इसका एक हल होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब ही होता है कि एक हल। अगला था ऑप्शन कोई हल नहीं। कोई हल तब नहीं होता जब दोनों रेखाएं समांतर रहता। ये तो ये समांतर नहीं है, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पर, तो इसका एक हल होगा जिसको कहते हैं अद्वितीय हल होगा। तो इसका सी सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे है क्वेश्चन, x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 किस प्रकार का समीकरण है। रैखिक समीकरण है कि द्विघात समीकरण है कि त्रिघात समीकरण है, कैसा समीकरण है ये बताना है। तो यहाँ पे x का घात 2 देख करके नहीं बोल देना है तुरंत कि ये द्विघात समीकरण है। इसको पहले चेक करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये है दिया हुआ ये x इंटू 2x प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये जब x को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो एक बार 2x से गुना होगा, फिर ये x एक बार 3 से गुना होगा। तो ये x जब 2x से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। गुना में पावर जुट जाता है, तो यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ भी x का पावर 1 है, दोनों जुट करके हो जाएगा x का पावर 2। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस का प्लस हो गया। ये x है वो 3 से जब गुना होगा तो ये हो जाएगा 3x। और ये एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस में था यहाँ पे, इधर जाके माइनस में हो गया। और ये माइनस में 1 है, उसको जब इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 1 बराबर ये हो गया 0। अब ये 2x स्क्वायर है प्लस में और माइनस में है एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बच जाएगा एक एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा ये 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये हम देख रहे हैं कि जो समीकरण मेरा फाइनल बना उसमें x का अधिकतम पावर 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। तो किस प्रकार का समीकरण है, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। आगे क्वेश्चन है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान होगा। एक बहुपद दिया हुआ है, इसमें अल्फा और बीटा है इसका शून्यक, तो हमको मान निकालना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसका मान क्या होगा। तो इसको हम पहले आगे सोल्व करेंगे। यहाँ अल्फा इसका हम भिन्न का पहले जोड़ करेंगे। भिन्न का जोड़ के लिए नीचे वाला दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम नहीं निकलेगा तो ये दोनों को गुना करके लिख देंगे। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब ये अल्फा इंटू बीटा को इस अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा और अल्फा खत्म हो जाएगा, बीटा बचेगा। सिर्फ बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस ये जो एलसीएम आया रहता है उसको बीटा से फिर भाग देंगे, बीटा और बीटा खत्म हो जाएगा, अल्फा बचेगा। अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा, यानी ऊपर में आ गया बीटा प्लस अल्फा। इसको कहते हैं, इसको कहेंगे हम शून्यकों का योग। अल्फा और बीटा दोनों का योग है और नीचे है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे ये,
और शून्यकों का गुणनफल उसका फॉर्मूला होता है सी बटे ये। अब यहाँ पे माइनस बी बटे ये, तो ए बी और सी ये तीनों का मान हम यहाँ से बैठाएंगे जो बहुपद दिया हुआ उससे। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में रहता है वो होता है ये का मान, तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे गुना में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे ये का मान हो जाएगा 1। और b का मान हो जाएगा जो x के साथ गुना में रहता है, x के साथ यहाँ पे माइनस में है 1, तो यहाँ b का मान हो जाएगा -1। और c का मान हो जाएगा कांस्टेंट टर्म जो रहता है वो, तो कांस्टेंट है यहाँ पे 1। तो ये हो गया a का मान 1, b का -1 और c का 1। तो यहाँ पे हम abc का मान बैठा देंगे माइनस b का मान है -1, तो एक माइनस पहले लगेगा ये फॉर्मूला वाला, उसके बाद b का मान है -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 बाय ये का मान है 1। और ये हो गया c का मान है 1 बाय ये, इसका भी मान है 1। तो ये हो गया माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा 1/1, तो 1/1 मतलब 1 हो जाएगा। यार ये भी 1/1, ये भी 1 हो जाएगा। फिर 1/1, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही होगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना था कितना होगा, तो ये हो जाएगा इसका मान 1 होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एक एपी दिया हुआ -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 ... का सार अंतर है। इसका सार अंतर क्या होगा ये निकालना है। यहाँ पे सार अंतर निकालने के लिए सार अंतर को d से सूचित करते हैं, और वो होता है a2 - a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। कहीं पर भी हमको सार अंतर निकालना रहेगा तो इसमें जो भी टर्म दिया हुआ उसमें से उससे पहले वाला टर्म को माइनस करेंगे हम। तो a2 - a1 यहाँ पे दूसरा पद हम अगर इसको ले लें और पहला पद इसको लेके चलें तो यह दूसरा पद है -3.2, इसमें से माइनस करना है हमको, घटाना है पहला पद को। तो पहला पद है -1.2, तो यह जगह -1.2। अब दो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे हम। यहाँ पे ऐसा गलती नहीं करना है कि ये माइनस के जगह पे यहाँ माइनस लिख करके और सीधा सिर्फ 1.2 लिख दें, तो फिर वो गलत हो जाएगा मेरा। जब ये भी माइनस में है तो यहाँ पे ये माइनस हो गया पहले फॉर्मूला के लिए, उसके बाद फिर a1 का मान है वो भी माइनस में है, तो a1 का मान जो माइनस में है वो उसको हम ब्रैकेट में बंद करके फिर यहाँ -1.2 बैठाएंगे। अब ये हो जाएगा -3.2 माइनस गुने माइनस, ये हो जाएगा +1.2। तो माइनस में है 3.2 और प्लस में है 1.2, तो ये इसमें से माइनस करके हो जाएगा -2। जैसे -3.2 है और प्लस में है 1.2, ये 2 और 2 में यहाँ पे खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 और 1 में हो जाएगा 2, ये माइनस वाला बड़ा था तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो 2.0 यानी कि माइनस में हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा -2। यदि x, y, z समांतर श्रेणी में है तो y बराबर क्या होगा ये निकालना है हमको। तीन यहाँ पे दिया हुआ है पद, एक x है, एक y है, एक z है। ये तीनों दिया है कि AP में समांतर श्रेणी में है, तो y का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे दिया हुआ ये x, y, z ये AP में है। जब AP में कोई भी सूची अगर दिया हुआ रहता है तो उसका सार व अंतर हम कहीं से भी जब निकाल देंगे तो वो सार व अंतर हमेशा बराबर होगा। ये दोनों के बीच सार अंतर निकालें, चाहे ये दोनों के बीच सार अंतर निकालें, चाहे कि कहीं पर भी सार अंतर लेंगे वो हमेशा AP में सब जगह सार अंतर बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये दोनों का AP सार अंतर निकालेंगे और ये दोनों के बीच का सार अंतर निकालेंगे तो दोनों का सार अंतर समान ही होगा। तो ये दोनों का सार अंतर को हम लिखेंगे a2 -
A1, तो A2 दूसरा पद माइनस A1 पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ पे है y माइनस एक्स, दूसरा पद में से पहला पद को घटाए, ये सारा अंतर हो गया। और फिर ये दोनों के बीच का जो सारा अंतर निकालेंगे वो भी बराबर होगा, चूंकि AP में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में सभी सारा अंतर समान होता है। तो ये दोनों के बीच का भी जब सारा अंतर निकालेंगे तो ये हो जाएगा A2 माइनस A1, दूसरा पद में से पहला पद, तो यहाँ हो जाएगा Z माइनस y। अब दोनों का सारा अंतर बराबर है तो दोनों को हम बराबर कर दिए। अब यहाँ पे y जो है वो माइनस में है, उसको अगर हम इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये y जहाँ था वहीं रहने दिए, ये माइनस में जो y है वो इधर आकर के हो जाएगा प्लस y, ये z जहाँ था वो z यहीं पे रहेगा, ये x यहाँ पे लेफ्ट साइड में बराबर से लेफ्ट साइड में था माइनस में, उसको बराबर के राइट साइड में x को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। अब यहाँ पे हो गया y प्लस y, दो बार जुटेगा तो ये हो जाएगा 2y बराबर इधर हो गया z प्लस x, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे गुना में इधर आके तो भागम हो जाएगा, ये हो जाएगा z प्लस एक्स बटे 2, y बराबर z प्लस एक्स बाई 2, z प्लस एक्स बाई 2, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे दिया हुआ है, यदि दो त्रिभुजों ABC और PQR में AB बटे QR बराबर BC बटे RP बराबर CA बटे PQ है तो होगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज PQR, त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज PQR। यहाँ पे सिर्फ नाम ऐसे लिख दिया, त्रिभुज का एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है PQR। अब दोनों त्रिभुज में से समरूप है तो समरूप जो होगा वो त्रिभुज का नाम क्या लिखाएगा, कौन सा त्रिभुज लिखाएगा। जैसे यहाँ पे हम अगर इस ऑप्शन को लेके चलें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, तो ये दोनों त्रिभुज ABC और PQR तभी समरूप होगा जब ये दोनों त्रिभुज का संगत भुजा समान अनुपात में हो। त्रिभुज का समरूप होने के लिए जानते हैं कि संगत भुजा वो समान अनुपात में होना चाहिए और संगत कोण बराबर होना चाहिए। तो यहाँ संगत कोण से नहीं मतलब है, यहाँ पे भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो संगत भुजा समान अनुपात में होना चाहिए। संगत भुजा कहने का मतलब हो गया कि अगर हम इसका ले रहे हैं त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज अगर हम ले रहे हैं PQR, तो दोनों का संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए। संगत भुजा कहने का मतलब हो गया इस त्रिभुज का अगर AB भुजा ले रहे हैं तो इस त्रिभुज का हम लेंगे PQ भुजा, तो इसका AB बटे इसका PQ बराबर इस त्रिभुज का BC लेंगे तो इस त्रिभुज का QR, तो ये हो जाएगा BC बटे QR। फिर इस त्रिभुज का CA लेंगे तो इस त्रिभुज का हो जाएगा RP। अगर ये अनुपात यही हो गया दोनों त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात, तो ये हो जाएगा कंडीशन ये दोनों त्रिभुज के समरूप होने के लिए। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप तब होगा जब ऐसा अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ AB बटे PQ, यहाँ दिया है AB बटे QR, इसका मतलब ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा या नहीं इसको चेक करते हैं। दूसरा में है CBA, त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज PQR। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा जब संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। इसका संगत भुजा लेंगे तो ये हो जाएगा CB बटे इसका हो जाएगा PQ, CB बटे PQ। तो CB यानी कि B से उसको कह सकते हैं, तो CB के नीचे में यहाँ पे है PQ और यहाँ पे CB वाला में है RP, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं त्रिभुज CAB समरूप त्रिभुज PQR। तो इसमें संगत भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो ये दोनों त्रिभुज अगर नाम लिखते हैं ऐसा तो इसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा या नहीं इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे संगत भुजा ये हो गया, इसका लेंगे CA, तो इसका त्रिभुज का हो जाएगा संगत भुजा इसका हो जाएगा PQ। फिर दूसरा इसका भुजा लेंगे AB, तो इसका हो जाएगा QR, तो AB बटे QR बराबर। फिर इसका B और C लेंगे BC,
तो ये हो जाएगा आर और पी, ये हो जाएगा आर पी। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तभी ये दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएगा। तो सी ए बटे पी क्यू, सी ए बटे पी क्यू दिया हुआ है, बराबर ए बी बटे क्यू आर, बराबर ए बी बटे क्यू आर, ये भी है, बराबर बी सी बटे आर पी, बी सी बटे आर पी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये दोनों त्रिभुज कहलाएगा समरूप है। आगे 15 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें ए बी और ए सी दोनों भुजा बराबर है, तथा कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री है। कोण बी ए सी, ये वाला कोण हो गया, ये कोण दिया हुआ है 50 डिग्री है। तो कोण ए बी सी का मान होगा, कोण ए बी सी यानी इस कोण का मान कितना होगा ये निकालना है। इसमें दिया हुआ है कि ए बी और ए सी दोनों भुजा बराबर है, ए बी और ए सी ये दोनों भुजा बराबर है। तो अगर हम इस भुजा को x मानेंगे तो ये भी भुजा हो जाएगा x। अब जब दोनों भुजा बराबर है तो त्रिभुज में हम जानते हैं कि समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। जो भुजा बराबर रहता है उसके आमने सामने का कोण भी बराबर हो जाता है। तो इस कोण को अगर हम मान लेंगे कि ये अगर y डिग्री है तो ये भी मेरा हो जाएगा y डिग्री, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है। अब इस त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो हो जाएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोण जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण A दिया हुआ है 50 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, प्लस कोण B को अगर हम मान लिए कि y डिग्री है तो कोण C भी y डिग्री हो जाएगा, कोण C भी हो जाएगा y डिग्री, क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा, बराबर हो गया इधर 180 डिग्री। अब y प्लस y दो बार जुटेगा तो ये हो जाएगा 2y, बराबर इधर हो गया 180 और ये 50 यहाँ प्लस में है तो इधर जाकर के हो जाएगा माइनस में 50। अब 180 में से 50 को घटाएंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब 2y बराबर आ गया 30, 2y बराबर 30, इसलिए y बराबर हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे गुना में है, इधर आकर के हो जाएगा भागा में, 30/2, इसको काटेंगे ये हो जाएगा 15, तो इसलिए y बराबर हो गया 15 डिग्री। तो यहाँ पे पूछ रहा था ABC का मान, यहाँ पे घटाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। 180 में से जब 50 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 130, यहाँ भी हो जाएगा 130, ये हो जाएगा 130। 130 को जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 65, तो y का मान हो जाएगा 65 डिग्री। ये दिया हुआ ऑप्शन ये में, तो इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे है कौन त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी नहीं है। त्रिभुज की समरूपता का कसौटी है, उसका नियम है कुछ, वो इसमें से कौन सा है जो कि उसका नियम नहीं है। तो SAS साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा, ये त्रिभुज की समरूपता की कसौटी है। एंगल 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 यानी कि कोण कोण कोण, ये भी है त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। ये साइड 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 SSS, तो ये भी है त्रिभुज की समरूपता की कसौटी। एंगल साइड एंगल, ये त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं है। दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए एंगल साइड और एंगल, इसका एंगल साइड और एंगल, ऐसा होने से ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं कह सकते हैं, ये त्रिभुज की समरूपता की कसौटी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन 17, y अक्ष से 5 इकाई दूर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है।
एक बिंदु P है जो कि y अक्ष से, ये हो गया x अक्ष, x डैश, ये हो जाएगा y डैश। बोल रहा है यहाँ पे कि y अक्ष से 5 इकाई दूर, यह है y अक्ष, यहाँ से 5 इकाई दूर, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 इकाई यहाँ तक आया। 5 इकाई दूर x अक्ष पर ही है वो बिंदु, 1 2 3 4 5, ये x अक्ष पर ही है 5 इकाई दूरी में। एक बिंदु P है, तो इस बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा? तो x अक्ष पे 5 इकाई है ये दूरी, तो यहाँ पे x का मान हो जाएगा 5, और x अक्ष पर कहीं भी जाएंगे तो y का मान 0 होता है, तो यहाँ पे y के जगह पे हो जाएगा 0, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 5 0, ये हो जाएगा D। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि बिंदुओं P, AB और Q माइनस A माइनस B के बीच की दूरी होगी। दो बिंदु दिया है, एक का निर्देशांक AB है, दूसरा बिंदु Q है, उसका निर्देशांक है माइनस A माइनस B। तो ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी कितना होगा? तो दूरी सूत्र से इसको हम PQ के बीच की दूरी सूत्र से होता है फॉर्मूला कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। ये है दूरी सूत्र, ये दोनों बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे x1 x2 का मान रख देंगे, ये हो, इसको मान लेते हैं ये x1 y1 है, और इसका निर्देशांक ये मान लिए x2 y2 है। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 है माइनस ये, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ये माइनस x1, तो x1 की जगह पे ये है, तो यहाँ माइनस ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस b, तो यहाँ हो जाएगा माइनस b, ये माइनस है सो माइनस हो गया, y1 है b का होल स्क्वायर, इसमें भी रूट हो जाएगा। माइनस ये इसको बहुत लोग बोल देते हैं कि माइनस गुने माइनस ये प्लस ये हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। वो गुना में होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे गुना नहीं करना, यहाँ पे दोनों को हमको ऐड करना है। तो माइनस ये और माइनस ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2a उसका स्क्वायर प्लस माइनस b और माइनस b, तो हो जाएगा माइनस 2b उसका स्क्वायर, ये रूट में हो गया। अब माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो वो हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा वो a स्क्वायर प्लस, इसमें भी वैसे ही माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और b का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा b स्क्वायर। अब 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये 4 हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 है रूट के अंदर में, तो 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो वो रूट से बाहर हो जाएगा, रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया मेरा आंसर 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका ये सही हो जाएगा। आगे दिया है कि x अक्ष पर वह बिंदु जो 2 1 और माइनस 2 3 से समदूरस्थ है होगा। कोई भी बिंदु है वो x अक्ष पर है, जो कि एक बिंदु 2 1 है, उसको हम मान लिए कि ये है वो, और दूसरा बिंदु है माइनस 2 3, उसको मान लिए b है। तो ये जो बिंदु है x अक्ष पर, वो ये और b ये दोनों से समान दूरी पर है, जितना यहाँ से यहाँ दूरी है उतना यहाँ से यहाँ का दूरी है। तो इसका निर्देशांक क्या है जहाँ से ये दोनों समदूरस्थ है? तो x अक्ष पर हम जानते हैं कि y का मान 0 होता है, तो
तो यहाँ पे y का मान 0 होगा और x का मान जो होगा वो हम मान लेते हैं यहाँ पे अभी x। तो x का क्या मान होगा यही हमको निकालना है। तो जब P से ये और P से B ये दोनों समदूरस्थ है तो PA और PB का दूरी बराबर होगा। तो यहाँ हो जाएगा PA बराबर PB, PA बराबर PB। अब दूरी सूत्र से जब निकालेंगे तो दूरी सूत्र से फॉर्मूला दूरी सूत्र का है, दूरी सूत्र से ये है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब PA और PB का दूरी दोनों बराबर है, समदूरस्थ से बराबर दूरी होगा तो यहाँ से यहाँ का दूरी हम सबसे पहले निकालेंगे। इसको मान लेते हैं हम x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। PA का हम दूरी निकाल रहे हैं, पहले ये यहाँ से दूरी निकाल रहे हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ ये x है यहाँ पे 2 है तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 के जगह पे यहाँ पे 0 है और y1 के जगह पे है 1 तो होगा 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये रूट में हो गया बराबर। अब PB का दूरी निकालेंगे तो जब इसको x2 y2 मान लिए हैं तो यहाँ पे बराबर इसको हम x1 और इसको y1 मान लेते हैं। यहाँ पे निकालेंगे हम दूरी इसका तो फॉर्मूला इधर भी वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 के जगह पे x है और x1 के जगह पे है माइनस 2 तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2, ये माइनस हो गया फॉर्मूला के लिए और x1 का मान है माइनस 2 तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है यहाँ पे 0 और y1 है यहाँ पे 3 तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये भी रूट में है। अब दोनों तरफ जब रूट है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा तो इधर बच जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इधर हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 तो माइनस 1 होगा और माइनस 1 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इधर स्क्वायर इधर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर करने से तो यहाँ हो जाएगा x और ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो गया 0 माइनस 3 तो माइनस 3 हो जाएगा और माइनस 3 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। अब इधर आ गया ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और इधर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे तोड़ेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a के जगह पे है x, b के जगह पे है 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस ये 1 था सो 1। इधर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पे x है, ये b के जगह पे है 2 तो यहाँ हो गया b, 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर ही 4 हो जाएगा प्लस 9। x स्क्वायर यहाँ भी है, x स्क्वायर यहाँ भी है, ये दोनों कट जाएगा। इसको ऐसे अगर दिक्कत किसी को समझने में हो रहा होगा कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है तो कैसे कट गया, तो इसको जब बराबर के राइट साइड में है इसको जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में हो इधर आके माइनस में हो जाएगा तो एक प्लस में और एक माइनस में हो तो कट जाएगा। इसीलिए हम बराबर के दोनों अलग अलग साइड में सेम चिन्ह रहने पर हम काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 को 2 से गुना करेंगे हो जाएगा माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 4x और ये 4 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 5।
ये हो जाएगा 2 दूनी 4x और ये 9 और 4 यहाँ हो जाएगा 13। अब ये 4 को जब इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 4, यहाँ माइनस में 4x पहले से और ये भी 4x इधर आकर के हो जाएगा माइनस में 4x बराबर ये 13 का 13 रहेगा, ये 5 प्लस में इधर आकर के हो जाएगा -5। ये हो जाएगा -8x बराबर हो जाएगा 13 में से 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, इससे x का मान निकल जाएगा 8/-8। ये -8 यहाँ गुना में है, इधर आकर के भागम हो जाएगा तो यहाँ हो गया भागम में। अब इसको काट देंगे तो आ गया -1। तो x का मान आ गया -1, तो जहाँ x है वहाँ हो जाएगा -1 और 1 हो जाएगा 0, तो -1 और 0 बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में tan p माइनस cot r का मान होगा। यहाँ पे tan p ये त्रिभुज दिया हुआ है p q r, जिसमें कोण q है वो 90 डिग्री है, समकोण है। तो tan p माइनस cot r का मान क्या होगा? तो tan p हम निकालते हैं, पहले यहाँ निकालना है हमको tan p माइनस cot r। tan का जानते हैं कि होता है p/b, tan थीटा बराबर p/b। p इसको कि लंब कहते हैं और b को कहते हैं आधार, लंब बटे आधार। तो tan का हमको p लेना है, p लिखा हुआ है tan में, और cot का एंगल हमको r लेना है। तो tan का p लेना है, tan लेंगे उस समय इस कोण को लेना है। तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो tan का p जब लेंगे इस कोण को लेंगे तो जो कोण लिए हैं तो उसके सामने वाला भुजा हो जाता है लंब। तो tan का p लेंगे तो उसके लिए लंब हो जाएगा मेरा ये RQ हो जाएगा लंब, जिसका मान दिया हुआ है 7, तो यहाँ हो जाएगा 7 बटे आधार। जब ये हो गया लंब तो ये हो जाएगा मेरा आधार 12 हो जाएगा, इसलिए कि कर्ण है वो फिक्स रहता है। जो कोण 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला भुजा कर्ण होता है वो फिक्स रहेगा, लंब और आधार ही बदल सकता है। तो जब tan में हम इस कोण को लिए p को, तो उसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। तो tan का होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा 7/12, माइनस का माइनस दे दिए। cot r, तो cot का होता है cot थीटा बराबर होता है tan का उल्टा होता है वो b/p, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो cot में हमको r कोण को लेना है, r लेना है, ये वाला कोण को लेना है। तो जब cot r लेंगे तो cot में सामने वाला cot r लिए इस कोण को, तो इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। तो cot में लंब नीचे में रहता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला भुजा हो जाएगा लंब 12 हो जाएगा, तो लंब है नीचे, यहाँ पे हो गया 12, और ऊपर में है cot में आधार। तो जब ये लंब हो गया cot के लिए तो ये हो जाएगा आधार, तो आधार 7 है तो ऊपर में हो जाएगा 7, आधार बटे लंब, ये 7/12। अब 7/12 यहाँ प्लस में है, यहाँ 7/12 माइनस में है, तो प्लस में माइनस में खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, तो इसका मान हो जाएगा 0, बी ऑप्शन। आगे है sec ये प्लस tan ये इंटू 1 माइनस sin ये बराबर है। इसको हल करके निकालना पड़ेगा हमको कि क्या होगा इसका। तो दिया है sec ये प्लस tan ये इंटू 1 माइनस sin ये। इसको हल करने के लिए इस sec और tan जो दोनों दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको sin और cos में बदल देंगे, तभी मेरा ये
हल होगा आसानी से। तो sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो जहाँ sec ये है वहाँ हो जाएगा 1/cos ये, प्लस tan थीटा का होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan ये है तो यहाँ हो जाएगा sin ये बटे cos ये, और ये जो है 1 माइनस साइन ये वही रहने देंगे, 1 माइनस साइन ये। अब यहाँ पे कॉस ये और कॉस ये, इसका हम कर देंगे भिन्न का जोड़ करेंगे। तो कॉस ये इसका एलसीएम यहाँ पे कॉस ये हो जाएगा। ये कॉस ये को कॉस ये से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर इस कॉस ये को कॉस ये से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को साइन ये से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन ये इंटू 1 माइनस साइन ये जो है वही रहेगा ये। अब इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे कि ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी इंटू ये माइनस बी। तो ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये के जगह पे यहाँ पे 1 है और बी के जगह पे है साइन ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी के जगह पे साइन ये है तो साइन ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ये, बट नीचे में है कॉस ये का कॉस ये हो जाएगा। अब ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ये बट्टे हो जाएगा नीचे कॉस ये। अब वो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये फॉर्मूला है। अब इसमें हमको अगर कॉस स्क्वायर को यहीं पर रहने देंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कॉस स्क्वायर जहां वहीं रहने दिए, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर भी मेरा वही है 1 माइनस साइन स्क्वायर ये, तो उसके जगह पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये, और नीचे में है कॉस ये, ऊपर में है कॉस स्क्वायर यानी कॉस 2 बार है, कॉस ये गुने कॉस ये, और नीचे है सिर्फ कॉस ये, तो इसका स्क्वायर और ये नीचे वाला कॉस ये खत्म हो जाएगा, ऊपर में एक कॉस ये बचा हुआ रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस ये, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, यही हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये किसके बराबर होगा ये निकालना है। इसको भी पहले वैसे ही हम करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये। अब हम जानते हैं कि कॉट जो है, कॉट टेन का उल्टा होता है, यानी कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, ये फॉर्मूला है। तो जहाँ पे कॉट है उसको हम 1/tan ये लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला जो है पहले वही रहने देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये है, हम उसको लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ये। कॉट ये है वो उसके जगह पे 1/tan ये लिख सकते हैं, तो कॉट स्क्वायर ये था तो 1/tan स्क्वायर ये लिख दिए। अब इसका हम भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ पे हो गया tan स्क्वायर ये, यहाँ पे है 1, ऊपर में पहले जो है वही रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ये बटे यहाँ पे है 1, इसको हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे tan स्क्वायर ये है, एलसीएम नहीं निकलेगा, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करके tan स्क्वायर ये। अभी tan स्क्वायर ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर ये प्लस ये tan स्क्वायर ये है, यहाँ पे tan स्क्वायर है, इसको इस tan स्क्वायर को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1, ऊपर में यहाँ पे हो गया 1,
अब इसको हम लिख सकते हैं, ये tan स्क्वायर ये नीचे है, इसको ये चल जाएगा ऊपर। तो यहाँ जो 1 प्लस tan स्क्वायर ये है उसको 1 प्लस tan स्क्वायर ये रहने दिए, बटे में ये tan स्क्वायर ये प्लस 1 है उसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ये इंटू ये tan स्क्वायर भागम था, ये ऊपर जा करके यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर ये। अब 1 प्लस tan स्क्वायर ये ऊपर में भी है, नीचे में भी 1 प्लस tan स्क्वायर ये कट जाएगा, तो सिर्फ बच जाएगा tan स्क्वायर ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे है कि यदि 2 थीटा बराबर π/3 तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा का मान निकालना है हमको। यहाँ पे 2 थीटा बराबर दिया है, तो पहले हम थीटा का निकाल लेंगे कि क्या मान होगा। 2 थीटा बराबर दिया है π/3, तो इससे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे रख देंगे 180 बटे 3 था, 3 हो गया। अभी 2 जो है वो यहाँ पे गुना में था थीटा के साथ, जब इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ भागम हो जाएगा, तो ये हो गया 3 के साथ यह जाएगा भागम, ये बटे के नीचे आ गया भागम में, 2 यहाँ पे गुना में था, इधर आकर के भागम में हो गया वो। अभी इसको काटेंगे तो ये 3 से हो जाएगा 60 यहाँ पे हो जाएगा, इसको फिर काटेंगे तो ये हो जाएगा 30, यानी कि थीटा बराबर आ गया मेरा 30 डिग्री। तो साइन थीटा निकालना था, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका हो जाएगा 1/2। ये कितना डिग्री का मान कितना होता है ये याद रखना एकदम ही जरूरी है, नहीं तो फिर त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 24 नंबर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई होगी। ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले फिगर इसका बनाना सही जरूरी है, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इस फिगर बनाने के लिए जो दिया हुआ है वो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, सबसे पहले एक भवन मान लिए हम कि ये है मेरा भवन, ये 7 मीटर ऊंचा है, ये भवन हो गया 7 मीटर, ये भी हम इसको बना दिए। ये हो गया समतल जमीन, इस पर भवन हो गया 7 मीटर ऊंचा भवन। भवन के शिखर से, भवन का शिखर यहाँ पे हो गया, यहाँ से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब एक केबल टावर है जो कि भवन से भी ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए इसको हम जान रहे हैं कह सकते हैं कि ऊंचा है, क्योंकि भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो केबल टावर का शिखर जब भवन के शिखर से ऊंचा रहेगा तभी ना उन्नयन कोण बनेगा, इसका भवन के शिखर से उन्नयन कोण तभी बनेगा। इसलिए इस भवन से भी ऊंचा एक केबल टावर बनाएंगे और भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो ये हम यहाँ पे बना दिए, ये 60 डिग्री हो गया। और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। भवन के शिखर से टावर के पाद बिंदु जहाँ पे टावर खड़ा है उसका अवनमन कोण है 45 डिग्री। अवनमन कोण होता है जो क्षैतिज से नीचे तरफ जो देखते हैं, तो ये वाला कोण हो गया 45 डिग्री। जब ये यहाँ पे पाद बिंदु यहाँ पे है टावर का, तो ये जो है 45 डिग्री है, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। इसलिए कि ये जमीन का जो लेवल है उसको जब यहाँ पे इसको खींचेंगे तो ये दोनों हो जाएगा समांतर, और उसको ये प्रतिच्छेद करने वाला रेखा हो गया। अब ये जब दो रेखा ये दोनों समांतर इसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये कोण और ये कोण हो जाएगा समांतर कोण, और समांतर कोण एकांतर कोण हो जाएगा, एकांतर अंतः कोण। तो ये दोनों कोण बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई, टावर CD है मेरा, तो ये CD जो टावर है इसका ऊंचाई कितना है ये निकालना है।
तो मान लिए हम कि माना ए बी भवन की ऊंचाई है, ए बी जो है वो भवन की ऊंचाई है तथा सी डी टावर की ऊंचाई, ये हो गया सी डी टावर की ऊंचाई। अब भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 7 मीटर दिया हुआ, ये 7 मीटर हो गया। सी डी कितना होगा टावर का ऊंचाई, ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ये वाला त्रिभुज को ले लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का कौन हो जाएगा, क्योंकि ये समतल जमीन है, इस पे भवन खड़ा है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसमें हमको ये साइड से कोई मतलब नहीं है, कर्ण हो गया ये, इससे हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ हमको मतलब है लंब से और आधार से। तो लंब और आधार 10 में आता है। तो यहाँ पे जब 45 डिग्री है तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में 10 45 डिग्री लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार P बटे B। तो जब इस कोण को ले रहे हैं तो लंब हो जाएगा ये वाला मेरा, तो लंब हो गया 7 बटे आधार, आधार हो गया BC बटे, यहाँ BC का मान नहीं दिया तो BC ही रहने देंगे। अब 10 45 का मान होता है 1, इधर हो गया 7/BC। BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा, और ये 7 का हो गया 7। तो BC बराबर मेरा आ गया 7, ये BC जो है वो भी आ गया 7। अब इसका मान हमको निकल गया। अब देख रहे हैं कि जब ये है भवन और ये है टावर, दोनों का बीच का दूरी यहाँ जितना है उतना ही दूरी यहाँ पर भी होगा। तो जब ये 7 आ गया मेरा तो ये भी हो जाएगा 7, ये 7 मीटर हो गया। अब हम ले लें, और दूसरी बात है कि जब ये भी जो है वो 7 मीटर है, अब इसके समांतर में जब इसको यहाँ लाएंगे हम, तो जब यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर है तो ई से सी ये भी हो जाएगा 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का ये दूरी हो गया 7 मीटर ये। अब इस त्रिभुज में हम लेंगे 10 60 डिग्री, फिर इसमें भी 10 लेंगे, इसीलिए कि कर्ण से हमको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमको चाहिए लंब से और आधार से मतलब है, लंब और आधार। तो ले लेंगे फिर 10 60 डिग्री त्रिभुज ए डी ई में। अब लेंगे त्रिभुज ए डी ई में 10 60 डिग्री बराबर P बटे B, लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा DE, ये हो गया DE बटे आधार हो जाएगा AE। तो DE का मान तो नहीं पता है हमको अभी, तो वो D रहने देते हैं। नीचे AE का मान 7 है तो यहाँ पे हो गया 7। अब 10 60 डिग्री यहाँ है तो 10 60 डिग्री का मान रखेंगे हम। 10 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 बराबर हो जाएगा DE बटे 7। तो इससे DE का मान क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 है वो √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो DE बराबर निकल जाएगा 7√3। DE का मान निकल गया 7√3 और EC का मान है 7। तो टावर की ऊंचाई जो है C से D है, वो DE प्लस EC दोनों मिला देंगे तो वही हो जाएगा टावर का ऊंचाई। तो इसलिए टावर की ऊंचाई DC बराबर D से C, यही है टावर की ऊंचाई। इसको लिख सकते हैं DE प्लस EC, DE प्लस EC। अब DE का मान है 7√3 प्लस EC का मान है 7। जब ये 7 था तो ये भी 7 हो गया, तो ये है 7। अब दोनों को जोड़ देंगे, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी, तो ये 7 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा √3 प्लस यहाँ हो जाएगा 1। तो 7 × √3 प्लस 1 मीटर, यही हो जाएगा आंसर 7 × √3 प्लस 1 मीटर। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है। एक वृत्त दिया हुआ है, इसकी परिधि, वृत्त की परिधि कहते हैं जो किनारे किनारे पर ये जो चलेगा अगर कोई, तो यही इसका कहलाएगा परिधि। परिधि और व्यास, ये व्यास हो गया यहाँ से यहाँ,
ये हो गया त्रिज्या, ये पूरा हो जाएगा व्यास। तो परिधि और व्यास का अनुपात क्या होगा? तो विड्थ की परिधि का फॉर्मूला होता है, विड्थ की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, और विड्थ का व्यास, ये हो गया व्यास। व्यास जो है उसको डी से सूचित करते हैं, ये हो गया डी। अब डी जो है यहाँ से यहाँ पूरा हो गया, तो त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि आर इधर है तो इधर भी आर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा मिला करके डी। तो ये हो जाएगा 2r, 2 और 2 खत्म हो जाएगा, r और r खत्म हो जाएगा, ऊपर में बच गया पाई, नीचे हो गया 1। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो हो जाएगा पाई अनुपात 1। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। कोई भी एक वृत्त है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों बराबर कर दिए। अब पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ पे है आर, यहाँ पे है आर स्क्वायर, तो एक आर और इसका स्क्वायर ये खत्म हो जाएगा। तो इधर बच गया 2, इधर बच गया आर, तो आर बराबर हो जाएगा 2। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो त्रिज्या हो जाएगा 2, तो 2 मात्रक, ये हो जाएगा आंसर। यदि किसी अर्धवृत्ताकार खेत की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है वो, तो उसका परिमाप होगा। अर्धवृत्ताकार, ये वृत्ताकार हो गया, इसका आधा काट देंगे तो ये इस तरह का कोई एक खेत है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा? तो वृत्त का इसका परिमाप यानी कि परिधि, परिमाप ही परिधि कहलाता है। तो वृत्त की परिधि होता है, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो इसलिए ये अर्धवृत्ताकार खेत है, तो अर्धवृत्त की परिधि हो जाएगा 2 पाई आर को 2 से भागा दे देंगे, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस इसमें जुट जाएगा, और क्या जुटेगा? जैसे कि अगर इसका जब इसको वृत्त था पूरा, इसको अगर हम आधा यहाँ पे काट के निकाल दिए तो ये मेरा हो गया खेत। अब इसका परिधि जब निकालना बोल रहा है तो ये सिर्फ इतना ही दूर तक तो इसका परिधि नहीं है, इतना का मान हो गया 2 पाई आर का आधा, मतलब पाई आर। तो ये हो गया पाई आर प्लस इसमें अब इधर का जो भाग कट गया तो उसके जगह पे ये वाला भाग खुला रह गया ना, तो ये वाला जो भाग है इसका कितना है? ये यहाँ से यहाँ तक आर है, फिर यहाँ से यहाँ तक आर है, तो 2 बार आर यहाँ पे है, तो ये इसमें प्लस 2 आर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर प्लस 2 आर। तो अब ये हो गया इसका, ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया पाई आर। पूरा वृत्त रहता तो होता 2 पाई आर, आधा वृत्त है तो ये हो गया पाई आर, और फिर यहाँ से यहाँ 1 आर और यहाँ से यहाँ 1 आर, 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर, पाई आर प्लस 2 आर, ये हो गया इसका अर्धवृत्त का परिधि, जिसको परिमाप कहते हैं। अब यहाँ पे हम मान बैठा देंगे, आर की जगह पे 7 है, यहाँ पे है पाई आर प्लस 2 आर, तो 22/7 गुने आर, आर का है 7 प्लस 2 आर, तो 2 गुने 7, ये 7 और 7 कट गया, यहाँ बच गया 22 प्लस 7 और 2 को गुना करेंगे, ये हो जाएगा 14, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में x का मान है। ये चित्र दिया हुआ है, इसमें x है, ये x का मान कितना होगा ये हमको बताना है। ये है एक वृत्त, उसके बाहर त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज में एक भुजा AB है जो इस वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रहा है, यानी इस वृत्त के लिए एक स्पर्श रेखा है। दूसरा भुजा BC है, वो भी एक स्पर्श रेखा है। तीसरा भुजा CA है, वो भी इसका एक स्पर्श रेखा है। अब AB बराबर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर है। BC का ही मान दिया है x, जो कि x का हमको पूछ रहा है कितना मान होगा। और C से ये जो है वो Q बिंदु पे वृत्त को स्पर्श कर रहा है, तो CQ बराबर 4 सेंटीमीटर दिया और Q से ये का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, तो ये x का मान कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त में कोई भी बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। यानी कि अगर बिंदु ये से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो किसी भी वृत्त में कोई भी बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है और दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई बराबर होगा। तो जब A बिंदु से एक स्पर्श रेखा हो गया AR और दूसरा स्पर्श रेखा हो गया AQ और ये दोनों का लंबाई बराबर होगा। अब यहाँ A से B तक का दिया था ये कि 10 सेंटीमीटर है, तो A से R कितना हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसका आधा 5 करने सो, ये से R होगा वही जितना ये से Q होगा, क्योंकि ये बिंदु से ही ये Q और AR दोनों स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो ये Q दिया हुआ यहाँ पे कि 3 सेंटीमीटर है, तो ये AR भी मेरा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब ये A से B तक टोटल था 10 सेंटीमीटर। अब 10 में से जब ये AR 3 हो गया तो R से B के लिए मेरा बच जाएगा 10 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये निकल गया 7 सेंटीमीटर। वैसे ही इधर का हमको इधर में है कि अब ये क्या है कि जब ये R से B तक हो गया 7, अब B बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है BR और BP, तो ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई समान होगा। अब ये जब 7 निकल गया तो B से P इसका भी मान हो जाएगा 7। अब C से P हम निकालेंगे और दोनों को ही जोड़ देंगे। तब C से Q, C बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है CQ और C से स्पर्श रेखा है CP, ये दोनों स्पर्श रेखा का लंबाई समान होगा। अब C से Q तक का दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, तो C से P भी हो जाएगा 4। अब यहाँ से मेरा यहाँ तक आ गया 7 और यहाँ से यहाँ आ गया मेरा 4, तब दोनों को जोड़ देंगे वही हो जाएगा x का मान। तो 7 + 4 दोनों मिलकर 11 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। आगे है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के आकार में था तार, इसको मोड़ करके एक वर्ग बना दिया गया है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। ये जो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला तार था वो ऐसे करके घुमा था, वृत्त के आकार में था, इसको मोड़ करके और एक वर्ग बना दिया। तो वर्ग का भुजा क्या होगा ये पूछ रहा है। तो वर्ग जान रहे हैं कि वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। तो वृत्त का जो परिमाप जो है, परिधि जिसको कहते हैं, ये जो बाहरी यहाँ से यहाँ तक के लेकर के चलेंगे फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये जितना लंबा तार होगा, अगर इसको मान लेते हैं कि यहाँ से अगर काट दिया गया रहता तो ये तार मान लेते हैं कि इतना लंबा का आया था। अब इसी तार को मोड़ करके और फिर बना दिया एक वर्ग, तो ये जितना लंबा इसका परिमाप होगा वही हो जाएगा इसका भी परिमाप। है कि जितना लंबा ये तार इससे निकला वही लंबाई वाला तार से फिर मोड़ करके वर्ग बनाया गया है। तो ये वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप दोनों का परिमाप बराबर हो जाएगा। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला, वृत्त का परिमाप यानी कि परिधि जिसको कहते हैं, तो वृत्त का परिमाप बराबर ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप, दोनों बराबर हो जाएगा। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr और वर्ग का परिमाप
वर्ग का परिमाप जैसे ए से अगर चलने के लिए शुरू किए तो ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से ये पहुंच जाएंगे। तो ये टोटल कितना दूरी तय करना पड़ेगा, वही इसका परिमाप हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा, जिसको कहते हैं 4 शॉर्ट में ये 4 ये 4 गुने भुजा। इसलिए उसको 4 गुने भुजा इसका फॉर्मूला होता है कि इसका जब परिमाप निकालना होगा, वर्ग है तो सभी भुजा बराबर होगा। अगर एक भुजा हम मान लिए ये है तो ये भी भुजा ये हो जाएगा, ये भी भुजा ये हो जाएगा, ये भी भुजा ये हो जाएगा, चारों भुजा ये हो जाएगा। अब इसका परिमाप निकालना है तो ये हो गया ए प्लस ये प्लस ये प्लस ये, 4 बार जुड़ जाएगा। तो 4 बार ये प्लस ये करेंगे तो ये हो जाएगा 4 ये, इसलिए इसका परिमाप होता है 4 ये, 4 गुने भुजा। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। अब ये 2 पाई आर, ये हो गया 2 पाई का मान हो गया 22/7 गुने आर, इसका आर दिया हुआ था 28 बराबर ये 4 गुने भुजा। ये 4 गुना में इधर आएगा तो ये हो जाएगा भागा में, यहाँ हो गया भुजा। अब इसको काट देंगे, इसके हो जाएगा 4 से ये 7 से 4 बार में 28 कट गया। अब ये 4 और ये 4 कट गया, यहाँ हो गया 22 को 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 44 बराबर ये हो गया भुजा। यानी कि वर्ग का भुजा आ गया 44 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। आगे, एक पासा को उछालने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। एक पासा कहते हैं जो लूडो का गोटी रहता है, लूडो का गोटी को उछालने से अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता क्या होगा ये निकालना है। लूडो का गोटी में 1 से लेकर के 6 तक लिखा हुआ रहता है, 1 से 6 तक रहता है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर लूडो का गोटी को उछालेंगे तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। यह अभाज्य संख्या सबसे पहले जानना होगा कि अभाज्य संख्या कौन सा संख्या को कहते हैं। अभाज्य होता है जो किसी से भाग नहीं लगता है, अपने से लगेगा और 1 से लगेगा, उसके अलावा और किसी से भाग नहीं लग सकता है। जैसे 6 है, 6 को अगर हम भागा देंगे तो वो 2 से भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग लग जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 5 है तो 5 जो है वो सिर्फ 1 से भाग लग सकता है और 5 से भाग लग सकता है, इसके अलावा ये और किसी से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। फिर 4 है, 4 को 2 से भाग देंगे तो लग जाएगा, 1 से भी भाग लग जाएगा, 4 से भी भाग लग जाएगा, तो ये अभाज्य नहीं होगा। 3 हो जाएगा अभाज्य संख्या, इसलिए कि 3 को भाग देंगे तो वो अपने 1 के अलावा किसी से नहीं लगेगा भाग। 2 भी जो है वो भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 भी सिर्फ 2 से भाग लगेगा और 1 से लगेगा, इसके अलावा और किसी से भाग वो नहीं लगेगा, तो 2 भी हो जाएगा अभाज्य संख्या। 1 जो है वो न भाज्य संख्या होता है न अभाज्य संख्या होता है, इसीलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 5, 3 संख्या हो जाएगा अभाज्य। अभाज्य संख्या हो जाएगा 2 3 और 5, ये टोटल 3 संख्या है, तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसमें 6 तक लिखा हुआ रहता है लूडो का गोटी में, जिसमें से उसमें से 3 संख्या होता है अभाज्य, 3 ठो होता है, 2 होता है भाज्य, 1 ये तो न भाज्य होता है न अभाज्य संख्या होता है। तो यहाँ पे हमको अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी ये निकालना था। तो प्रायिकता निकालने के लिए टोटल 1 से 6 तक रहता है, तो ये नीचे हो जाएगा 6 और ऊपर में हो जाएगा अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अभाज्य संख्या आने का चांस कितना है, टोटल 3 संख्या अभाज्य वाला है, तो ऊपर हो जाएगा 3, ये 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इस तरह से ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। पहले भी बता चुके हैं, फिर से भी बता दे रहे हैं कि ये 30 ऑब्जेक्टिव ये तीसरा सेट का है, टोटल मिला करके 90 ऑब्जेक्टिव हो गया। 90 ऑब्जेक्टिव अगर सही से कोई कर लेगा तो शायद ही कोई क्वेश्चन छूटेगा, सारा क्वेश्चन इसमें से टच हो ही जाना चाहिए। और अगला सेट जो रहेगा उसको भी हर हाल में देख लेना है, इसलिए कि अभी तक ऑब्जेक्टिव का ही सेट सेंड किए थे हम। अब अगला जो सेट रहेगा उसमें सब्जेक्टिव का क्वेश्चन सारा सॉल्व किया हुआ रहेगा।
वेरी शॉर्ट आंसर वाला भी रहेगा, शॉर्ट वाला भी रहेगा, लॉन्ग वाला भी रहेगा, यानी 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन रहेगा, 3 नंबर का भी रहेगा और 5 नंबर का भी रहेगा। तो लॉन्ग वाला भी सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना लेने से पास होने का तो पास हो सकता है, लेकिन नंबर भी अच्छा लाना है, इसलिए सब्जेक्टिव वाला भी देखना जरूरी है। तो अब वो वीडियो डालेंगे, उसके लिए नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है, सब्सक्राइब करके रखना है और दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ताकि दूसरा भी देख करके और सॉल्यूशन अपना कहाँ तक किया हुआ है, तैयारी कितना है, इसका अंदाजा लगा सके वो भी। धन्यवाद।